साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र एक बार फिर आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएन टॉप पर। साथियों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही है भर्तियों को जल्द से जल्द कराने में और परीक्षा परिणाम देने में। इसी क्रम में आपको पता ही है काफ़ी सक्रिय दिखे मुख्यमंत्री जी, और उसमें सभी आयोगों के अध्यक्षों की बैठक भी बुलाई थी उस बीच में। तो उसमें डिसीजन अब देखिए क्या होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन बात यही सामने निकल के आ रही है कि हर विभागों से जल्दी वैकेंसी निकाली जाएगी, उसके एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टीजमेंट जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे और उस पर भर्ती जल्दी से संपन्न कराई जाएगी। तो उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पर थोड़ा विशेष ध्यान दें अब, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका एडवर्टीजमेंट आए और परीक्षा भी जल्दी से जल्दी करा ली जाएगी। उसी क्रम में हम पहले से मुहिम शुरू कर चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। उसमें लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग के बीच में डालते हैं। उसी श्रृंखला में भारतीय राजनीति एवं शासन के यूनिट में एक टॉपिक हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, और राष्ट्रपति में हमने पिछले दो लेक्चर में हमने जो कवर किया राष्ट्रपति के निर्वाचन योग्यता और उसकी शक्तियों के बारे में। ये राष्ट्रपति का लास्ट लेक्चर होगा राष्ट्रपति के विषय में, और इसमें हम देखेंगे वीटो की शक्ति और अन्य प्रावधान राष्ट्रपति से संबंधित जो भी हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर सीरीज। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ देख चुके हैं, अब वीटो शक्तियों के बारे में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को वीटो की कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो उसके सामने उस विधेयक पर विचार करने के लिए कुछ विकल्प होते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है। अगर संसद कोई कानून पास करती है तो आपको पता ही है कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, यानी कि कोई भी कानून जब पारित होता है संसद से तो संसद के बाद तुरंत क्या जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष सिग्नेचर के लिए जाता है। तो जब उस सिग्नेचर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के सामने कुछ विकल्प होते हैं उस विधेयक के संबंध में। उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? पहला है वह विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे। पहला ऑप्शन ये है कि जो विधेयक आया है उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। दूसरा है विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है। और तीसरा है वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यह ध्यान देना है कि जो तीसरा उसके पास विकल्प है वह संविधान संशोधन तथा धन विधेयक के संबंध में उपलब्ध नहीं होता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि संविधान संशोधन पर उसको सिग्नेचर करना अनिवार्य बना दिया गया है, और धन विधेयक या तो हस्ताक्षर करेगा या रोक के रखेगा, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। लेकिन संविधान संशोधन न तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, न रोक के सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करता है। वीटो के प्रकार देखते हैं, ये 3 विकल्प है। अब इसी के आधार पर वीटो के पावर शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ निकलकर सामने आती हैं। वर्तमान आधुनिक राज्य में वीटो है, ये वीरू नहीं है। वर्तमान आधुनिक राज्य में वीटो के 4 प्रकारों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं जनरल वीटो की बात कर रहा हूँ। अभी हम इसमें कौन कौन सी वीटो की शक्तियाँ भारतीय राष्ट्रपति के पास है उसकी हम जिक्र करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वर्तमान आधुनिक राज्य में वीटो की 4 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला आत्यांतिक वीटो जिसको बोला जाता है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, उसको राय, अब जो भी हमारी राय है उसको प्रोटेक्ट करना, उसे सुरक्षित रखना आत्यांतिक वीटो है। स्पेशल वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो, 4 प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है वर्तमान आधुनिक राज्य में। उपर्युक्त चारों वीटो में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनमें से 3 वीटो का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं? आत्यांतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। मतलब विशेष वीटो का इस्तेमाल भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। विशेष वीटो का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं बारी बारी से जो भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो की शक्तियाँ प्राप्त है उनका एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो, इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार वह जो विधेयक होता है वह अधिनियम नहीं बन पाता है और समाप्त हो जाता है। आत्यांतिक वीटो मतलब जो विधेयक आया उस पर क्या करता है राष्ट्रपति? सुरक्षित रख लेता है, उसको अपने पास रख लेता है, उस पर कुछ नहीं करता है। और होता क्या है, राष्ट्रपति जब उसको अपने पास आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके सुरक्षित रखता है तो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। अब
अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कब किया जाता है, ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे कि अत्यंतिक वीटो क्या है। निम्न मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। देखिए, आपको पता है कि सारे जो भी विधेयक होते हैं वो मंत्रिमंडल पास करता है। जो वर्तमान मौजूदा सरकार होती है उसका मंत्रिमंडल ही पारित करता है और उसी को सिग्नेचर करना होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिमंडल के सलाहों से क्या होता है, बाध्य होता है, इसलिए उसको सिग्नेचर करते रहता है या पुनर्विचार के लिए भेजता है, और पुनर्विचार के बाद यदि वापस जाता है तो फिर से सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन मान लीजिए संसद में या किसी सदन में वह पार्टी बहुत कम मार्जिन से अपनी सरकार बनाती है। ऐसे में बहुत संभावना रहती है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कोई ऐसा विधेयक लेके आए जो वो पारित करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई गैर सरकारी विधेयक आया। गैर सरकारी विधेयक मतलब जो वर्तमान सरकार है उनके सदस्यों के द्वारा विधेयक न ला करके विपक्षी पार्टियों के द्वारा कोई विधेयक लाना। तो गैर सरकारी विधेयक अगर कोई विधायक अगर कोई विधेयक लेके आता है तो वो विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है और उसको अनुमति नहीं दे सकता है। दूसरा क्या है, मान लीजिए वर्तमान सरकार है उसकी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और उसके पहले कुछ दिन पहले कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु गया है, तो राष्ट्रपति के पास ये स्वविवेक है कि अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करे, क्योंकि मंत्रिमंडल तो त्यागपत्र दे चुकी है, उसी बीच में मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे चुकी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाला मंत्रिमंडल उस विधेयक से इस्तीफाक न रखता, उसे सहमत न रखता हो, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। जब मंत्रिमंडल विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है उसके पहले क्या करे, वो त्यागपत्र दे दे, तो राष्ट्रपति उस पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है, उसको सुरक्षित रखता है और इस प्रकार क्या होता है, ये विधेयक समाप्त हो जाता है। और जब नई सरकार चुन करके आती है तो उस विधेयक को या दूसरे तरीके से किसी विधेयक को नए सिरे से संसद के पटल पर लाती है। तो इन मामलों में दो प्रकार के मामलों में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं निलंबकारी वीटो। निलंबकारी मतलब विलंब करना। भारत का राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तब करता है जब कोई विधेयक संसद को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाता है। आपको तो है साधारण विधेयक में क्या होता है, या तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करता है, या तो पुनर्विचार के लिए उसको लौटाता है, या तो अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो अगर कोई विधेयक ऐसा है जिस पर राष्ट्रपति चाहता है कि संसद या सदन इस पर पुनः विचार करे तो भेज देता है। तो उस बीच में लेट होता है कि नहीं होता है, टाइम एक होता है, यानी कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति वापस भेजता है तो उसके और फिर से वापस आने में उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास एक टाइम होता है, एक विलंब होता है, उसी को निलंबकारी वीटो कहा जाता है। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति ने अगर कोई पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेजा, वो संसद के पटल पर जितने देर में हम बहस हो या दोबारा उसी स्वरूप में या संशोधन स्वरूप संसद उसको पारित करके अगर दोबारा भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो आपको पता ही है कि दोबारा जब विधेयक जाता है राष्ट्रपति उसे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन पहली बार में तो उसको विलंब कर सकता है ना, उसको रोक सकता है। इसी को निलंबकारी वीटो कहा जाता है। हालांकि संसद विधेयक पर पुनर्विचार के बाद यदि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर हेतु विधेयक को प्रतिवेदन करती है, अभी मैंने आपको बताया, तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देना अनिवार्य होता है, वो सहमति इसको देना पड़ता है। तो वही बस पुनर्विचार के लिए वापस जो भेजता है उसमें जो ड्यूरेशन होता है, टाइम लगता है, विलंब होता है, उसी को निलंबकारी वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में इस विधेयक का वीडियो है नहीं है, इस विधेयक का प्रयोग नहीं कर सकता है, आपको बताया मैंने इसको। अब देखते हैं लास्ट पॉकेट वीटो क्या है। राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर ना तो स्वीकृति दे, ना ही अस्वीकृति और ना ही लौटाता है, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख लेता है, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अब कहेंगे आप कि ऐसा कैसे राष्ट्रपति कर सकता है, तो उसका टेक्निकलिटी ये है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति इस आधार पर करता है क्योंकि विधेयकों पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांधा गया है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति इतने दिनों के अंदर ही उस विधेयक पर अपने सहमति या हस्ताक्षर के साथ वापस कर देगा। तो इस शक्ति का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, और जब उसको लगता है कि ऐसा कोई विधेयक है जो सामान्य जनमानस या को हानि पहुंचा सकता है या किसी गलत मंशा से लाया गया है, तो उसमें वह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है। और ये बहुत रेयर होता है क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करता है। तो अगर ऐसा स्टेप वो लेता है राष्ट्रपति कोई भी, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में बहुत बड़ी टसल है और कोई ऐसा विधेयक है जो विवाद का विषय बन सकता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम भारतीय राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया पॉकेट वीटो, ना तो स्वीकृति देना, ना तो असहमति देना, ना तो उसे लौटाना, अपने पास ऐसे ही रखे रहना, उस पर कोई विचार न करना, ये होता है
पॉकेट वीटो। पॉकेट मतलब किसी विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेना, उस पर किसी प्रकार का कोई विचार ना करना, ये हो गया पॉकेट वीटो। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर देखिए 10 दिनों के भीतर विचार करना होता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं है। इस मामले में यह कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति से ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब कोई विधेयक पास करके भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, तो उनके पास टाइम होता है कि 10 दिन के अंदर आप इसको सिग्नेचर करके दे दीजिए। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉकेट वीटो जो राष्ट्रपति की है वो वहाँ के राष्ट्रपति की तुलना में काफ़ी मजबूत दिखती है। तो हमने पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो अब समझ लिया है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप इतिहास में जानते भी होंगे। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति जो उस समय थे जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक पर किया गया था। डाक विधेयक क्या था, राजीव गांधी की सरकार थी, तो डाक में जो पोस्ट इधर उधर होते हैं उसमें सिक्योरिटी और सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए उसको खोल करके देखना या उसमें झांकना इस विधेयक का मुख्य प्रावधान था। तो उसी को राष्ट्रपति जो गैली जैन सिंह थे उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था और वो विधेयक निलंबित हो गया था, पास नहीं हो पाया था। तो ये एग्जाम्पल था डाक विधेयक का, पॉकेट वीटो का। अब देखिए राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की क्या वीटो शक्तियाँ होती हैं, आपको पता है? क्या पता है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब राज्य का राज्यपाल राज्य की विधानसभा के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है, आपको पता है ना कि जब राज्य का कोई विधेयक ऐसा विधेयक है जो राज्यपाल ये समझता है कि इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है, तो उसको सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति के पास उग्रेसित करता है। तो ऐसे में क्या होता है, विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको सुरक्षित रखता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प उसमें भी थे, तो राज्यपाल के माध्यम से जो भेजा जाता है उसमें भी 3 विकल्प होते हैं। पहला क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, ठीक। दूसरा क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, उसको रिजर्व रख ले। और तीसरा क्या है, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे, ठीक। और यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को अगर पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये देखिएगा अंतर आप। संसद में क्या है, अगर राष्ट्रपति कोई विधेयक देती पुनर्विचार याचिका के बाद उसको क्या होता है, पुनर्विचार के बाद अगर वो पारित करके पुनः राष्ट्रपति को दे देती है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन राज्य विधायिका के संबंध में ऐसा ऑब्लिगेशन राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार उसको लौटा सकता है। इसी क्रम में इसी को बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यों के विधेयक पर सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं होता है। राज्य एक और शक्ति है राष्ट्रपति की, राज्य के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र है, ये गलत है, संसद के जब सत्र नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अब संसद नहीं चल रही है, उस बीच में कोई ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई है, ठीक है, तो जब कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई है तो ऐसे में क्या होगा, संसद तो बुलाई नहीं जा सकती इमीडिएट, तो ऐसे में राष्ट्रपति को एक शक्ति दी जाती है, वो संविधान के अनुच्छेद 123 के माध्यम से दी गई है राष्ट्रपति को, वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब देखिए ऑर्डिनेंस क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की शक्ति प्रभाव वही होगा जो संसद द्वारा बनाए गया कानूनों का होता है। यानी कि जो प्रभाव और शक्ति संसद द्वारा पारित कानूनों का होता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की भी वही शक्ति और पावर होती है। परंतु इसकी प्रकृति क्या होती है, अल्पकालिक होती है, क्योंकि पता है ये टेम्पररी है, संसद नहीं है, संसद चल नहीं रही है, तो उस बीच में ये कानून लाना जरूरी है, तो उस बीच में टेम्पररी है। लेकिन अगर संसद, अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। मान लीजिए कि वो राज्यसभा का चल रहा हो, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन आपको पता है कि विधेयक पारित होने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। तो ऐसे में दोनों सदन होंगे या एक सदन होगा, तब भी एक सदन चल रहा होगा, तब भी विधेयक ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, क्योंकि अध्यादेशों के पारित होने के लिए जरूरी है कि दोनों सदनों की सहमति आवश्यक हो। अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के कानून बनाने की शक्तियों के अंतर्गत ही होगी। संसद जिन जिन विषयों पर कानून बनाती है, यानी संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूचियाँ, उस पर ही राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने के बाद संसद द्वारा उसे पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अध्यादेश पारित कर दिया उसके बाद वो हमेशा के लिए कानून बन गया, ऐसा नहीं होता। उसकी प्रकृति क्या है, हमने बताया आपको, अल्पकालिक है, टेम्पररी होती है।
तो जब वो अध्यादेश पारित हो जाता है और संसद उस पर स्वीकृति देती है तब वो परमानेंट लॉ बन जाता है। यदि संसद अध्यादेश को पारित नहीं करती है, ठीक है, तो वह 6 हफ्ते के पश्चात क्या होता है, अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए, अर्थात अध्यादेश की अवधि, अधिकतम अवधि कितनी होगी, 6 महीने। दोनों सदनों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप होता है, आपको पता है। मान लीजिए संसद का सत्र आज खत्म हुआ और आज के 6 महीने के बाद संसद फिर से बैठेगी, तो उस बीच में राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस रूल होता है वो लगा रहेगा, क्योंकि संसद कोई भी सदन अस्तित्व में नहीं है। तो 6 महीने वो हो गया। और होता क्या है, जैसे ही संसद बैठती है, यानी कि पहले बैठक में ही, पहले बैठक से 6 हफ्ते तक, अधिकतम 6 हफ्ते तक अवधि होती है, उस बीच में संसद को उस ऑर्डिनेंस को पारित करना जरूरी होता है। तो मान लीजिए 6 महीने ये हो गया और संसद बैठी, और संसद पहली बैठक से 6 हफ्ते की यानी अंतिम 6वें हफ्ते में जाकर के उसको अगर पारित करती है तो कितनी वैलिडिटी हो गई, 6 महीने इधर और 6 हफ्ते उधर, यानी 6 महीने 6 हफ्ते अधिकतम अवधि होती है ऑर्डिनेंस की। ठीक है, तब हो गया क्या, संसद मंजूरी अगर संसद मंजूरी मिल गई तो वो ऑर्डिनेंस क्या होता है, लॉ बन जाता है। और संसद मंजूरी न मिलने के कारण स्थिति 6 महीने में क्या होती है, अगर संसद बैठी उसी दिन, जिस दिन बैठक हुई उसी दिन अगर संसद ने उसको डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया, या उस पर कोई विचार नहीं किया, तो अपने आप 6 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दें कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो संविधान संशोधन हेतु कभी भी नहीं लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनेंस कभी भी संविधान संशोधन पर नहीं लाया जा सकता है। ये पूरा हमने वीटो पावर और उसके राज्यों के संबंध में जो विधेयक पूरा रक्षित रखे जाते हैं उसके संबंध में हमने पूरे प्रावधान देखे। अब इससे संबंधित कुछ और, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ लास्ट बिंदु देख लेते हैं। पहला देखिए, संविधान निर्मात्री सभा ने 24 जनवरी 1950 को संपन्न अपनी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया था। पहले हमारे राष्ट्रपति पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनको निर्विरोध चुना गया था। कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को। केवल 1969 में राष्ट्रपति निर्वाचन में द्वितीय पसंद के मतों की गणना हुई थी तथा वीवी गिरी को निश्चित कोटा प्राप्त हुआ था। आपको पता ही है कि एक कोटा प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति को निर्वाचन में अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए। वो कोटा आपको पता है, तो देख लीजिएगा अपने किताब में, पूछता नहीं है कभी। उस कोटे के अंदर अगर कोई है तो सेकेंड बैलेट वोटिंग होती है। आपको पता है कि प्रेफरेंस होता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, इसमें एसटीबी प्रणाली लागू की जाती है। यानी कि अगर 2-3 लोग उम्मीदवार खड़े हैं तो उनको आपको वरीयता क्रम में 1, 2 और 3 वोटिंग करनी होती है, तो उसकी गणना की जाती है। मान लीजिए प्रथम वरीयता वाले व्यक्ति को वो कोटा प्राप्त नहीं हुआ जो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है, तो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो द्वितीय वरीयता वाले व्यक्ति की गणना की जाएगी कि किसको द्वितीय वरीयता ज़्यादा मिली है। तो हुआ क्या था, 1969 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी वर्सेस कामराज योजना चल रहा था, टसस चल रहा था उस समय। तो इंदिरा गांधी क्या होता, वीवी गिरी कैंडिडेट उनके थे और नीलम संजीवा रेड्डी क्या थे, उनके कांग्रेस के वो थे, कैंडिडेट थे। गांधी जी भी, इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की ही थी, लेकिन आपको पता है कि 1969 में 2 फाड़ हो गया था कांग्रेस का। ऑफिशियल तो नहीं हुआ था लेकिन हो गया था। तो उसमें इंदिरा गांधी के कैंडिडेट कौन थे, वीवी गिरी थे, और कांग्रेस ऑफिशियल जो था उसके कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी को प्रथम वरीयता में पूरे कोटे प्राप्त नहीं हुए। तो दूसरे बैलेट की जब गणना हुई तो उसमें वीवी गिरी विजयी हुए थे, जो कि इंदिरा गांधी जी के कैंडिडेट थे। तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय पसंद के मतों की गणना हुई, तब जो वीवी गिरी थे उनको निश्चित कोटा प्राप्त हुआ था। 1977 में जो 69 में खड़े हुए थे, जीत नहीं पाए थे, राष्ट्रपति पद हेतु खड़े हुए नीलम संजीवा रेड्डी और उनको निर्विरोध चुन लिया गया था। ठीक, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद का असामयिक निधन हो गया था। यानी कि अपने पोस्ट पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, ये देखिए यहाँ पे कॉमन है, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी लोग क्या थे, अल्पसंख्यक समुदाय से थे। ये 3 लोग तो मुस्लिम वर्ग से थे और ये ज्ञानी जैल सिंह क्या थे, सिख थे। ये अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व होने के, अल्पसंख्यक समुदाय से होने के बावजूद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। के आर नारायणन जो थे, ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग से आए हुए थे। यानी कि पहला दलित वर्ग से अगर कोई राष्ट्रपति चुनकर आया था तो वो कौन था, के आर नारायणन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी
ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को छोड़कर अन्य सभी पदधारी जो राष्ट्रपति पद पर बैठे थे उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर भारत में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। यानी कि जिनकी सूची हम अभी बता रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये सभी लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। बाकी जितने लोग थे वे उपराष्ट्रपति होकर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के निर्वाचन के साथ स्वतंत्र भारत में पहली बार, पता ही है इतिहास में, राष्ट्रपति पद पर किसी महिला को आसीन होने का मौका मिला था। ये पूरा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको जानना जरूरी था। और राष्ट्रपति की सूची आपको पता है, याद होगा, लेकिन फिर भी हम रिमाइंड करा दे रहे हैं। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब देखिए इसमें आप देख लीजिएगा, ऊपर हमने जो सूची बताई है कि कौन राष्ट्रपति बनने के बाद, उपराष्ट्रपति बनने के बाद बना था, उसकी लिस्ट आप देख लीजिएगा, छांट लीजिएगा, इसमें से आपको पता चल जाएगा। उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे, बता चुके हैं आपको। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि फखरुद्दीन अली अहमद की जो नियुक्ति हुई थी उसके उसी समय इंदिरा गांधी जी ने क्या हुआ था, आपातकाल लगाया था 1975 में। यानी कि आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा जिसने डॉग बिल को पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी जिनका अभी कुछ दिन पहले कोरोना में से उनका देहांत हो गया, इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है तो हो सकता है इनको कुछ पूछा जा सके इनसे। और अभी वर्तमान में जो 14वें हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद हैं, जो कि दलित वर्ग से आते हैं। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखिएगा, काउंटिंग कभी कभी पूछ देता है। ठीक। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लीजिए, उसके बाद हम अपने लेक्चर सीरीज को कंक्लूड करेंगे। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें होगी? भारत के राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव दिया गया है, चुनाव होगा राष्ट्रपति का 54 में, और 55 में जो चुनाव होगा या निर्वाचन होगा उसका तरीका क्या होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए योग्यता की बात की गई है, उसकी योग्यता क्या होगी, हमने योग्यता की चर्चा भी की थी पहले आपको। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है, वो हम बताए हैं आपको पिछले लेक्चर्स में अपने, कैसे महाभियोग लगेगा, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति की बात की गई है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश पद खाली कर देता है या उसका पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उसका जिक्र अनुच्छेद 65 में किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति भी हम आपको बताए हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग प्रदान करना। आपको पता है कि अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है कि भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा, और ये लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ये अनुच्छेद 74 में जिक्र है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि का जिक्र है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित, पता है आपको कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालक हेड है राष्ट्रपति, उसको समय समय पर सरकार में क्या चल रहा है उसकी सूचना देनी पड़ती है प्रधानमंत्री को, तो उसका जिक्र अनुच्छेद 78 में किया गया है। अनुच्छेद 85 में सत्र के सत्रावसान एवं भंग करना की बात की गई है, जो कि राष्ट्रपति का ही एक पावर है, आपको पता है। अनुच्छेद 11 में हमने आपको बताया, 111 में विधेयकों पर सहमति का प्रदान करता है कि क्या क्या उसके पास विकल्प होते हैं, उसका जिक्र 111 में है। 112 में संघीय बजट है जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, और 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और लास्ट में 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति की बात की गई है। ये पूरा हमारा लेक्चर राष्ट्रपति पे आज पूरा कंप्लीट होता है। हम कुछ दिनों का गैप ले रहे हैं क्योंकि कुछ आवश्यक काम आ गया है, तो उस गैप के बाद फिर अब हम लेक्चर सीरीज को जारी रखेंगे। तब तक आप रिवीजन करिए और मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़िए, अगर समझ में ना आए तो पिछला लेक्चर सीरीज़ देखिए, और किताबों से हमेशा लगे रहिए क्योंकि एग्जाम कभी भी आपके हो सकते हैं। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। और काम जैसे ही समाप्त होता है फिर अपने युद्ध स्तर से अपने लेक्चर सीरीज़ पर लगेंगे, और एडवर्टीजमेंट आने के बाद हम और प्रगति के साथ और तेज़ी के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।